हेलो स्टूडेंट, जेपीआई से डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। और 9th SST के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है फ्रांस में राजनीतिक प्रतीकों के मायने। फ्रांस में राजनीतिक प्रतीकों के क्या मायने थे, अलग अलग प्रतीक थे, उनके कौन कौन से मायने क्या क्या थे, उनके संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इन प्रतीकों के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या इनका स्वरूप था। उद्देश्य के संदर्भ में देखेंगे कि प्रतीकों का सहारा फ्रांस में क्यों लिया गया। फ्रांस में ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में प्रतीकों का सहारा लिया गया, भारत में भी लिया गया था आज़ादी के समय। तो प्रतीक जो है बहुत मायने रखते हैं। एक प्रतीक बहुत चीज़ें सोचने के लिए विवश कर देती हैं व्यक्ति को। शब्द जो होते हैं केवल शब्द से व्यक्ति उतना ही सोचेगा, लेकिन प्रतीक ऐसा एक लक्ष्य दे दिया जाता है जिसके संदर्भ में बहुत कुछ सोचने के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया जा सकता है। तो आइए हम अपने इन प्रतीकों के संदर्भ में अध्ययन करें कि फ्रांस में प्रतीकों के क्या मायने थे। सबसे पहले समझेंगे कि प्रतीकों के पीछे की स्थिति क्या थी, उद्देश्य क्या था, प्रतीकों का सहारा क्यों लिया गया। तो 18वीं शताब्दी में शिक्षा के अभाव में, कहने का तात्पर्य यह है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में लोग शिक्षित कम थे, पढ़े लिखे कम थे। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसे शब्दों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रतीकों का सहारा लिया जाएगा और प्रतीकों के माध्यम से उस व्यक्ति को वो चीज़ समझाने के लिए प्रेरित किया जाएगा या समझाया जा सकता है उन प्रतीकों के माध्यम से। तो फ्रांस में भी वही स्थिति थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे उतनी ज़्यादा मात्रा में। जो लोग पढ़े थे उनको तो लेखनी या शब्दों के माध्यम से बताया जा सकता था, समझाया जा सकता था, उनको प्रेरित किया जा सकता था। लेकिन जो लोग शिक्षित नहीं थे, बौद्धिक वर्ग के अंतर्गत नहीं थे, या कह सकते हैं कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे लोगों को एक ही रास्ता था, केवल प्रतीकों के माध्यम से उनको प्रेरित किया जाए, उनको उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से फ्रांस में प्रतीकों के माध्यम से प्रयोग किया गया, क्योंकि उस टाइम में लोग कम पढ़े लिखे थे। तो ऐसी स्थिति में प्रतीकों का प्रयोग किया गया। इसी क्रम में ले बर्बियो ने अपनी पेंटिंग में, यानी उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। तो बार्बियो क्या थे, पेंटिंग बनाते थे और उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। तो पेंटिंग जैसे संगीतकार है, वो संगीत के माध्यम से बहुत कुछ प्रतीक को दर्शाएगा। कलाकार है तो कलाकार जो है वो भी उसमें अपने कला के माध्यम से जो भी पेंटिंग बनाएगा उसमें उस चीज़ को, उस चित्र बनाएगा, उस पेंटिंग, उस प्रतीक को बनाएगा और उस प्रतीक के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो इसी क्रम में जो है ले बार्बिये थे, इन्होंने भी अपनी पेंटिंग के माध्यम से क्या चीज़ पहुंचाया था, अधिकारों के घोषणा पत्र को। तो अधिकारों के घोषणा पत्र को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया था। अब किसके माध्यम से, अपनी पेंटिंग के माध्यम से। उसने अनेक पेंटिंग के माध्यम से अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया और इन प्रतीकों के माध्यम से अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक, आम जनमानस तक, फ्रांस के आम नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो उसका जो माध्यम बना प्रतीकों के लिए वो पेंटिंग थी। पेंटिंग के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। फ्रांस में इस समय अनेक प्रतीकों का सहारा लिया गया था। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इस समय लोग शिक्षित कम थे, कम पढ़े लिखे होने के कारण उन्हें लेखनी के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उतना जागरूक नहीं किया जा सकता था, इसलिए प्रतीकों का सहारा लिया गया। प्रतीकों के संदर्भ में पहला जैसे पॉइंट है टूटी हुई जंजीर। क्या है, टूटी हुई जंजीर। अब टूटी हुई जंजीर का प्रतीक का क्या मायने था, तो दासों को, ये दासों से रिलेटेड है, दासों से संबंधित है कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। तो टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है, दासों के लिए बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था।
और टूटने का मतलब है दास्ता से उसे मुक्त कर दिया जाए। तो इस तरह से दासों के से रिलेटेड है टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था और टूटी हुई जंजीर से मतलब दास्ता से मुक्ति कर दी जाती थी। अगला है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर से क्या तात्पर्य है? अकेली छड़ को आसानी से छोड़ा जा सकता है, पूरे गट्ठर को नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो गट्ठर है छड़ों का, तो इसमें जो है एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई लोहे की एक छड़ है, उसे आप आसानी से टेढ़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेढ़ा कर सकते हैं। और जब कई छड़ एक साथ बांध दिया जाए तो कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली होगा उसे टेढ़ा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ प्रतीक के रूप में क्या था? लोहे की छड़ों की एक गट्ठर थी। तो जैसे एक लोहे का छड़ कोई भी टेढ़ा कर सकता है, लेकिन जब कई छड़ों को एक साथ बांध दिया जाएगा तो उसे टेढ़ा करना मुश्किल हो जाएगा या नहीं, असंभव सा होगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है जो लोहे के गट्ठर था वो किसका प्रतीक था? एकता में बल होता है, यानी एकता का प्रतीक था। यानी एक क्षण को कोई भी यानी एक व्यक्ति को कोई भी कमज़ोर मान करके उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जब कई लोगों का ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है, संगठन बन जाता है, तो ऐसे संगठन को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें शक्ति हो जाती है। जब कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कई लोगों का आत्मबल होता है, कई लोगों की शक्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, कई लोगों के कार्य हो जाते हैं, और ऐसे स्थिति में उस समुदाय उस व्यवस्था को तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसका तात्पर्य क्या है कि एकता में बल होता है। एक व्यक्ति अकेले को कोई पराजित कर सकता है, लेकिन जब कई लोग मिलकर के लड़ते हैं तो वो शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इस तरह से एकता के लिए लोहे के गट्ठर का प्रयोग किया गया था और किसका प्रतीक था? एकता में बल होती है और एकता का प्रतीक था। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, ये सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक था। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। तो इसका तात्पर्य त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख यानी सर्वदर्शी आँख, जो सभी कुछ आँख देख ले। तो ये किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। व्यक्ति जब अज्ञानी होता है तो वो अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर पाता। अज्ञानता के कारण व्यक्ति जागरूक नहीं होता, अज्ञानता के कारण व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले पाता, अज्ञानता के कारण व्यक्ति को कोई चीज़ ज्ञानात्मक जानकारी नहीं होती, और अज्ञानता के कारण व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो अज्ञान जो होता है व्यक्ति को पराकाष्ठा पर ले जाता है, उसके विकास में सहयोग प्रदान करता है। वहीं अज्ञानता विकास के मार्ग में क्या है? बाधक का कार्य करता है। तो जैसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा ही अंधेरा होता है, व्यक्ति को चारों तरफ अंधेरा होता है, वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, बौद्धिक क्षमता का एक प्रकार कह सकते हैं कोई लेवल नहीं होता। उसी तरीके से ज्ञान जो होता है व्यक्ति को प्रकाश की तरह, जैसे प्रकाश होता है तो चारों तरफ की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जो ना दिखाई दे प्रकाश के समय। तो वही सेम स्थिति होती है जब व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञान परक होता है, तो उसे चारों तरफ की चीज़ें दिखाई देती हैं, वो अपनी समस्याओं को हल करने में आसान रहता है, कोई भी कार्य कर सकता है आसानी से, और अपने विकास को दिशा को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो ज्ञान जो है व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है? तो त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। तो यहाँ आँख का तात्पर्य ज्ञान से है, आँख का तात्पर्य ज्ञान से है। जैसे व्यक्ति आँख नहीं अगर रहेगा, अंधे के तरह होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, रास्ता चल नहीं पाएगा, उसी तरह से अज्ञानी व्यक्ति भी कुछ नहीं कार्य कर सकता, ज्ञानी व्यक्ति को भी कुछ दिखाई नहीं देता, अच्छे बुरे का भेद नहीं कर सकता, और ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तो वही अंतर है कि आँख अगर है तो सब कुछ है, और आँख नहीं है तो व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या दिखाया गया है कि यहाँ त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख से तात्पर्य ज्ञान से है। किससे है? ज्ञान से है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। राजदंड। राजदंड जो है किसका प्रतीक है? शाही सत्ता का प्रतीक है। नेक्स्ट है अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, ये सनातनता का प्रतीक है। किसका? सनातनता का। अंगूठी का कोई छोर नहीं होता,
सनातन, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें सनातन से पहले से परंपरा से चली आ रही है हमारे व्यवस्थाओं में, हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में, तो इस तरह से सनातनता का प्रतीक है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे मानवीय मूल्य हैं, नैतिकता है, तो ये सब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सनातन से चली आ रही है, व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी उसे मिलती है और उसे आगे बढ़ाता है। तो ये किसका प्रतीक है? सनातनता का प्रतीक है। नेक्स्ट है लाल फ्राइजीवन टोपी। लाल फ्राइजीवन टोपी किसका प्रतीक है? दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। तो लाल फ्राइजिंग टोपी किससे संबंधित है? दासों के स्वतंत्र होने के बाद की स्थिति से। अगला है नीला सफ़ेद लाल रंग है ये, तो ये किसका प्रतीक है? फ्रांस के ये राष्ट्रीय रंग हैं, नीला सफ़ेद और लाल। विकल्प में अगर रहे अगर ऐसे तो इस तरह से कर दें, नीला सफ़ेद और लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। नेक्स्ट है डरने वाली स्त्री, ये किसका प्रतीक है? कानून का मानवीय रूप, कानून का मानवीय रूप। नेक्स्ट है विधिपट। विधिपट किसका प्रतीक है? कानून सबके लिए समान है। विधिपट है, जैसे विधिपट में बहुत जगह पे जो नियम होते हैं वो हर जगह लिखे जाते हैं। विधि का मतलब ही होता है कि वो सबके साथ समान न्याय किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस में भी विधिपट था, और विधिपट का तात्पर्य था कानून के लिए सब एक समान है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी की कानून के नज़र में सब एक समान है और सबके साथ एक तरह का न्याय किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, फ्रांस में राजनीतिक प्रतीकों के मायने के संदर्भ में आज हमने इस विषय वस्तु में चर्चा की। तो इस तरह से आप कई फैक्टर है, प्रतीकों का सहारा क्यों लिया गया? क्योंकि फ्रांस में उस समय लोग शिक्षित कम थे, पढ़े लिखे लोग कम थे, और ऐसी स्थिति में पढ़े लिखे लोग जो नहीं हैं ऐसे तबकों को प्रतीकों के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय चीज़ों से जोड़ा गया, उनके उद्देश्य जो थे प्रतीकों के उससे जोड़ा गया। क्योंकि शिक्षा के अभाव में ऐसे लोगों को उन चीज़ों को समझाया नहीं जा सकता था लेखनी के माध्यम से, इसलिए प्रतीकों का सहारा लिया गया। तो इस तरह से कौन कौन से प्रतीक क्या क्या मायने रखते थे, किसका क्या अर्थ था, क्या मतलब था, उन प्रतीकों का आपने इस वीडियो में अध्ययन किया। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।